Divided into two groups. These are metals and non-metals. Mainly divided into metals and non-metals. मेटल्स क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे. मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल का क्या मीनिंग है? These can be beaten into sheets. So can be beaten into sheets. इसका मतलब है आघात वर्धनीय. अगर इनको बीट करते रहो तो उससे क्या होगा बोलो? बीट कर करके चांदी के पतली से स्ट्रिप को बीट भर करके पूरा वर्क बना देते हैं जो फिर काजू पे लगता है. उसको बार बार पूरे दिन बीट करते रहेंगे तो बीट करने से क्या लंबी शीट बन जाएगी. किसी भी चीज़ को आपने देखा है कुल्हाड़ी कैसे बनती है, लोहार उसको पीटता है और आयरन स्मिथ पीट पीट कर उसके आगे का जैसा करना होता है वो चौड़ा चपटा कर लेता है कि नहीं. तो इस तरीके से अगर वो हॉट है और उस पर अगर आप चोट करते हैं तो क्या वो बढ़ जाएगा. तो मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स. तो इसलिए ये मैलिएबल हो गए, आघात करने पर बढ़ जाते हैं. दीज आर डक्टाइल. डक्टाइल का क्या मतलब है? ड्रॉन इनटू वायर. तो मेटल है उससे हम क्या कर सकते हैं? वायर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, आयरन वायर, तो इससे बनाया जा सकता है. एक जो कान का बुंदा होता है सोने का, इतना छोटा सा मोती, उससे टेनिस कोर्ट को बिछाया जा सकता है, उसकी इतनी मैलिएबिलिटी. और एक कान का बुंदा जो सोने का है उससे 5 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है. गोल्ड इज हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल. अगर मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बाद में देखा जाए तो गोल्ड नंबर 1 पे, और कंडक्टिविटी के नाम पे 2 पे. सिल्वर नंबर 1 और 2 पे कौन आएगा? गोल्ड. और मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में नंबर 1 पे गोल्ड. चलिए, सो दीज आर मैलिएबल, डक्टाइल. और क्या हो सकता है? थर्ड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा वैक्स लगा दो, और वैक्स लगाने के बाद यहाँ पर एक पिन लगाओ, स्क्रू, एक यहाँ पर स्क्रू इसी वैक्स पे चिपका दो. और ये आपने चिपका दी. यहाँ पर आप इसे गर्म करो, उस एंड पे नहीं गर्म. तो जब यहाँ पर आप इसे गर्म करोगे तो धीरे धीरे ये जो नेल है क्या ये गिरना शुरू हो जाएगी, और जो दूसरी वाली होगी वो भी गिर जाएगी, और तीसरी भी गिरने लगेगी, ये झूल जाएगी, और चौथी भी गिर जाएगी. तो धीरे धीरे इधर से होगा कि इधर से? सबसे पहले इधर से होगा. ये वाली सबसे पहले गिरेगी क्योंकि इधर हीट सबसे पहले पहुंचेगी. फिर उसके बाद कौन सी गिरेगी? ये, और ये भी गिरने वाली होगी. अब यहाँ तक हीट पहुंचेगी. देख रहे हैं कि नहीं? इससे क्या पता चलता है? थर्मल कंडक्टर. आप कुछ ना करो, एक लोहे की रॉड को आग में लगा के थोड़ी देर खड़े रहो, या चिमटे कोई घर में तुम ऐसे करो, चम्मच कोई गर्म करने लग जाओ गैस पे, तो दूसरे एंड पे हीट जल्दी पहुंच जाएगी और आपको छोड़ना पड़ जाएगा. कंडक्टर में भी कर सकते हो कि एक वायर उसमें डालो, एक को हाथ से पकड़ लो, ऐसा भी कर सकते हो. तो इस एक्सपीरियंस से हमको क्या पता चलता है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट हैज लस्टर. लश्चर का मतलब होता है धात्विक चमक। जैसे है
शाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग ए लस्टर। जैसे देखो अभी आपको बताया था सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 281, तो क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो कहाँ पे है? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना है? 1 है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये देने के लिए है। क्यों देने के लिए है? क्योंकि इसका ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो ये हटाना पड़ेगा। तो अगर तुम सोडियम मेटल में देखोगे तो जितने भी सोडियम के एटम हैं वास्तव में इस इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ तो कोई इनसे लेने वाला नहीं है, लेकिन ये सभी अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन जरा निकल जाए, यहाँ निकल गया, तो इस समय इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो निकल गया ना, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन सभी पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये सब अपना एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में घूमता रहता है ऐसे ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, पूरे में घूमता रहेगा और इन सभी कैटायंस को इनके लैटिस पॉइंट्स पे बाइंड कर लेता है। वो जहाँ जहाँ हैं वास्तव में मेटल जो है, जैसे ये घर ईंटों से मिलकर बना है, इसके कोर में हर पॉइंट पे एक एक ईंट रखी है। ईंट का भी तो एक सेंटर पॉइंट है। तो मेटल में भी लैटिस पॉइंट्स पे कौन बैठा हुआ है? मान लीजिए मैं मेटल का एक स्ट्रक्चर कहूँ इस तरीके का, इस सब पूरा सोडियम ही सोडियम हो, पूरे ग्रे ही हो। ग्रे होंगे तो सोडियम हो जाएगा। वैसे तो ये ग्रीन है, क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्रे ही होते हैं। तो इसको लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। जहाँ जहाँ पर एटम सिचुएटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसके लैटिस पॉइंट पे कौन बैठा होगा बोलो? कैटायन, यानी सोडियम आयन। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। वो क्या करेंगे? रिवॉल्व अराउंड इट करेंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं? कि इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। व्हाट डज इट कॉल्ड? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन सी। इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में जो कैटायंस है वो उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन बह रहा है और उसमें ये उपस्थित है। अब जरा देखो कि व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इतने फ्री हैं, इससे इतने दूर है कि इफ दे फ्रीक्वेंटली गो टू नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड, चलिए यहाँ चला जाएगा, बार बार जाता है, दिन में कई बार जाता है, थोड़ी सी हीट बाहर से मिलेगी, कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, और ऊपर भी जा सकता है ज़्यादा हीट मिले। अब जब ये यहाँ गया, ये यहाँ पर भी गया, जब ये यहाँ से लौटेगा, अच्छा बाहर से जब इसको फोटोन मिला या एनर्जी तो ऊपर चला गया, लौटते समय वहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो कोई तुम उछलो तो वो तुम्हारी एक्साइटेड स्टेट, क्या तुम वहाँ रुक पाओगे? तुमको फिर से ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो ये ऊपर गया हीट लेने के बाद, अब ये जब ये वापस आएगा तो क्या ये फोटोन हर दिशा में एमिट करेगा? कोई फोटोन तो कहीं भी जा सकता है, लिया एक डायरेक्शन से, लेकिन जब ऊपर गया वहाँ से जब लौटेगा तो जो फोटोन तो कहीं भी चला जाएगा। तुम यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हर तरफ से चमक रहा है सोडियम, क्योंकि फोटोन तो सब जगह जा रहा है। ये कोई मिरर नहीं है कि वहाँ से लाइट आए तो यहीं चमके। तो तुम चारों दिशा से उस मेटल को देख लो, क्या चारों दिशा में चमक है? यही तो लक्षण है। ये कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। लाइट लिया, एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ से लौटा तो उसने फोटोन को चारों तरफ एमिट किया, और क्या वही फोटोन हमारी आंखों में जाके चमक पैदा करेंगे? तो इसलिए ये कैसा हुआ बोलो? लस्ट्रस। सही है। तो दूसरी बात देखो, मान लीजिए आपने इसके ऊपर हैमरिंग कर दी, तो हैमरिंग करने के बाद क्या इसके कुछ सोडियम यहाँ आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ना। अब इसे गिर जाना चाहिए, गिरेगा नहीं। इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम घूम के बाइंड करता रहेगा। क्या करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे पंजाबी लोग होते हैं ना, सिख लोग, वो अपनी बेटी को बाइंड करते हैं। अरे बेटी कोई बात नहीं, चलो बाहर शादी कर ली, अरे लव मैरिज है, कोई हाँ तो तुम हमारे कुनबे की हो, बाइंड कर। पंजाबी में कोई कुछ भी कर रहा है, वो लोग अपना परिवार नहीं छोड़ते। बात समझाएगी नहीं? तो बिल्कुल ये कुछ भी बाहर भी चला जाए
बांध के रखे। इस वजह से ये मैलिएबल मैलिएबल क्यों है? इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नहीं तो मैलिएबल बना रखा है बात कि नहीं। लेसर क्यों है? ये अपने वैलेंस शेल से अगले शेल में चला जाता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा सकते हैं उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, वहाँ पर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, उनको लेना देना ही नहीं अपने न्यूक्लियस से। उस बैंड को क्या कहते हैं? तो ऊपर चला जाता है, वहीं से वापस जब लौटता है तो लश्कर भी दे देता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मेटल क्या क्या होते हैं? जब आप यहाँ पर इधर प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर दो, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे और वहाँ से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होंगे वो धीरे धीरे चढ़ चढ़ के इधर आने लगेंगे उनके थर्ड शेल में। उससे उसमें क्या, वो उसमें क्या, क्योंकि थर्ड शेल में फ्रीली मूव हो रहा है ना। अगर यहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा है, तुमको क्या लगता है ये जो वाइब्रेशंस हैं इसी से हीट डेवलप होती है? जैसे तुम्हारे सर्दियों में ऐसे बॉडी होती है, रबिंग होती है मसल्स की, तो उसमें जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दैट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसर्स। ये बात है कि नहीं? तो इस वजह से जब तुम यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा करते हो, वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन लेते हो, वो क्या दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, एंड दिस वाइब्रेशन रीचेस टू द अदर एंड। इन दिस वे द थर्मल कंडक्टिविटी इज अचीव्ड। एक हमने बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरा क्या बताया, दोनों अचीव हो गए। इनमें लश्कर भी होता है और क्या होता होगा? These are generally ग्रे और सिल्वर कलर। जनरली इनका क्या कलर होगा? ठीक है, तो और भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली इनका क्या कलर होगा? तो इनका कौन सा कलर है जनरल? या तो ग्रे होगा या फिर क्या होगा? एक दो एक्सेप्शन छोड़ दो, तो बाकी आपको क्या लग रहे हैं सब? ग्रे और सिल्वर है कि नहीं? कोई भारी कोई रेड है, लेकिन ग्रे और सिल्वर ही है। अगर गोल्ड और कॉपर कलर है वो अलग देखेंगे, ठीक है नहीं? चलिए, नाउ these are generally of which color? Gray or silver. Okay. अब देखो और क्या क्या प्रॉपर्टी है। जनरली ग्रे और सिल्वर। When banged, they produce ringing sound. इसको कहते हैं these are sonorous, ये गुंजन पैदा करते हैं। If bang produce ringing sound, high tensile strength, that is load bearing capacity. लोड टेंशन होता है, वायर को खींचो तेजी से, तो मेटल को खींचोगे टूटेगा नहीं। तुम लोहे के पतले तार को ही खींच के देख लो, क्या उसी पतले पतले तार में लोग कितने भारी भारी कपड़े टांगते हैं, अब वो कभी टूटता है? तो इस तरीके से हाई, और उन्हीं पतले तारों पर ही बड़े बड़े क्रेन में देखो सब कुछ उठाया जाता है, कारें उठाई जाती हैं, क्रेन में होते हैं कि नहीं, रोप, मेटेलिक रोप, या ये भी कह सकते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी। उन्हीं मेटल के स्ट्रक्चर पर ही पुल बना दिए जाते हैं। हावड़ा का ब्रिज देख लो, मेटल भी तो बना है, या फिर मेटल के साथ कंक्रीट मिला के वो भी बनाया जा सकता है। तो ब्रिज जो है वो मेटल के स्ट्रेंथ पे टिके होते हैं। किस पर होता है? इसको कहते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कोई चीज को लोड बियरिंग कैपेसिटी, भार वहन करने की क्षमता है। और क्या चीज होती होगी? These are solid। ये जितनी भी है मेटल, ये आप देख लो, एक ही दो चार ही इसमें ब्लू कलर दिखेंगे। सीजियम है, फ्रांसियम है, मर्करी है और गैलियम।
गैलियम तो उधर चला गया ना, गैलियम उधर इधर इधर ही इधर ही है, है। चार ही है, देखो चार ग्रुप में दिखे, Hg दिखा हैराजियम मरकरी, गैलियम दिखा सीजन। तो ये कहा जा सकता है ये सारे के सारे सॉलिड, मोस्टली सॉलिड ना, एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे खासे मेल्टिंग, मोस्टली solid having high melting point and boiling point। दो चीजों को छोड़ दो, सोडियम का 100 डिग्री है, पानी में डाल दो पिघल जाए, और पोटेशियम का 90 डिग्री। गैलियम में ये तो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाते हैं। तो जो गैलियम है ये बिल्कुल हाथ में पिघल जाएगा। हाथ में पिघल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जनरल इनकी प्रॉपर्टी दिखाई गई। गैलियम स्पून, ये देखो, ये गैलियम का चम्मच देखो, और ये हल्का गर्म पानी है, इसे मिलाया, ये तो पिघल गया, सही है, जरा ही दे। चलो, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो लिक्विड हो गए वो तो समझो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो गए, लेकिन बाकी जो सॉलिड है वो उनके बहुत 1500 डिग्री 2000 इतना टेम्परेचर है। सोडियम और पोटेशियम निकाल दो तो बाकी के अच्छे खासे मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री। लोहा पिघलता तो है नहीं, लोहे में तो दाल वाल सब पक जाती है। और जो तुम्हारी गैस की इनकैंडिसेंसी है वो कितनी है, 3000 डिग्री सेल्सियस बर्नर है ना स्टोव का, तो अच्छा खासा तुम्हारा दाल वाल बना देता है सब उस पर, तो उसकी इतनी गिनती है। तो कुछ पिघलता है, कोई बर्तन रखते हो नहीं पिघलता है। तो इस तरीके से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेटालिक बर्तन तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। चलो अब क्या होगा, डेंसिटी भी अच्छी खासी है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। अब देखिए ये सारी इसकी प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने देखी सारी की सारी, ओके। नाउ अब देखो देयर आर, ये तो मेटल हो गए, मेटल में कुछ एक्सेप्शंस भी, उन एक्सेप्शंस को देखो कि एक्सेप्शन में आप देखिए, एग्जैक्ट देख लें या तो फिर टेबल से देख के उसमें से देख के बताओ, सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट देख के बताओ। मैं बेटे तो इसमें देखूँ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें एक मेल्टिंग पॉइंट का कॉलम बना है, तो दैट इज, देखिए सोडियम का 97.8 डिग्री सेल्सियस लिखा है, उसी में लिखा होगा, सही है, दोनों सही है। तो दैट इज सोडियम इज लो मेल्टिंग मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए से क्या कहा, लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 98 डिग्री सेल्सियस। एंड पोटेशियम at 63 डिग्री सेल्सियस, 63.2 ऐसा ही है, ठीक है। क्या चीज है, 8 है। अब देखो these can be cut with knife, इनको काटा जा सकता है। ये हमने पहले भी मेटल दिखाया और सोडियम तो रखा ही है, तो उसको चाकू से काटा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। नहीं देखा आपने सोडियम कभी क्या, सभी मेटल सिखा देंगे आपको।
चलो ठीक है, उसका फैमिलियराइजेशन आपको करा देंगे सारे। तो ना ये देखो, ये सोडियम है। सोडियम को पानी में डाल दो तो आग लग जाती है, प्रैक्टिकल आप सभी लोगों ने यहीं पे देखा होगा। लगाओ ना सर आप। तो सोडियम को अगर हम चाकू से काटेंगे, इट कैन बी कट विद नाइफ, ओके, लेकिन इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी चमक जरा देर में चली जाएगी। वीडियो में दिखा देंगे। अब देखो, ये इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इसको हम लोग कैरोसिन में डुबो के रख सकते हैं या किसी भी ऑयल में रख सकते हैं। हमने तो पैराफिन वैक्स में रखा है, जिससे मोम बनाया जाता है, मोमबत्ती वो रखा है। ये देखिए, तो ये सोडियम का एक चंक है। तो अभी हमने इसको वैक्स से निकाला है, क्योंकि ये जरा सा भी कुछ भी होगा, पानी में पड़ गया तो हाथ पकड़ लेगा। मैं इसको कट करके दिखा दूं आपको। चलो ये देखो, ये भी ऐसा टुकड़ा है। अब अगर मैं इसको कट करूं तो इसको चाकू से कट किया जा सकता है। ये मैंने कट कर दिया तो इसमें चमक दिख रही है। इट इज सो सॉफ्ट, इट इज इसी से कट कर दिया तो ये सॉफ्ट है कि नहीं, ये रबड़ की तरह इसका अंदर चमक है। थोड़ी देर में ये चमक चली जाएगी। थोड़ा चमक रहा है लेकिन बाहर नहीं है चमक, अंदर चमक दिख रही। दिस शाइन विल गो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा। तो ये इस तरह से रबर का टुकड़ा, ओके। तो ये लो मेल्टिंग है। अब जब ये इतना सॉफ्ट है तो ये तो कुछ भी स्ट्रेंथ बियर नहीं कर पाएगा ना, ठीक है ना। अब चमक इसकी जाने लगी, अदरवाइज उसमें देख लेंगे वीडियो में। रबर टाइप ये सोडियम, अगर पानी में डाल देंगे तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। सो दिस इज ओके। और भी मेटल देख लेंगे जो भी होंगे, लेकिन सोडियम को तो आप लोगों ने देख लिया। गैलियम किस चीज के लिए यूज करते हैं? गैलियम ऐसे मेटल है, गैलियम का भी कोई यूज नहीं। अब जो चीज लिक्विड के फॉर्म में है वो उसको क्या किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता नहीं किया जा सकता ना। चलिए, तो आगे की बात देखो। सोडियम इज लो मेल्टिंग और पोटेशियम भी लो मेल्टिंग है। आर दे सॉफ्ट मेटल? ये भी तो एक एक्सेप्शन हो गया। सो दीज आर सॉफ्ट, भारी भी ज्यादा नहीं है। सो दीज आर, डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए दो अलग अलग चीज तुम्हें दे रहा हूं, दोनों को उठा के देखो, एक एल्यूमिनियम है और एक लेड है। दोनों में तुलना करो तो पता करो कौन सा भारी कौन सा। दोनों अलग अलग हाथों में। हाँ, तो इसको कहते हैं डेंसिटी का चेंज। ये डेंसर पीछे भी देखो। तो देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम आर, लिथियम भी हो सकता है, these are soft and cut with, इसको नाइफ से कट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, lead is bad conductor of, देखो lead is poor conductor of heat। इसमें एक लेड भी है। तो अगर लेड देखेंगे, लेड भी सॉफ्ट मेटल है। और अगर ये देखो, ये लेड है तो इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल है, बहुत भारी,
लेकिन हाथ से तुमसे मुड़ जाएगा, हाथ से मुड़ जाएगा। और इसके अलावा ये हीट भी एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ हीट नहीं पहुंचेगी। बात समझ आ गई? तो इसको थोड़ा मोड़ने का प्रयास करो तो देखो ये कितनी सॉफ्ट है। इसका वजन भी देखो लो, ठीक है, मुड़ जाएगा। इसको मोड़ दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं लेड का सिक्का दूंगा वो भी मुड़ जाएगा। तो लेड कैसा है बताइए? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और चौथी चीज क्या है? हमने अभी बताया एक और एक्सेप्शन, कॉपर इज मेटेलिक ब्राउन, मेटेलिक लेशर है, और गोल्ड का कैसा है? येलो। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना। मोस्टली मेटल्स आर, जैसे हमने आपको पीरियोडिक टेबल का चार्ट दिया, सब सिल्वर और ग्रे हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? कॉपर इज, नीचे लिख देते हैं, चलो यहाँ लिखेंगे। अब देखो नोट करो, कॉपर इज मेटेलिक ब्राउन एंड गोल्ड इज येलो। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। कॉपर मेटेलिक ब्राउन है, गोल्ड कैसे कलर का है? येलो है। जो लोग उसको नहीं मोड़ पा रहे हैं वो लोग इस लेड को मोड़ लें। मोड़ गया? वो लोग सिक्के को मोड़ ले लो, इसको मोड़ के देखो, ये भी लेड ही है। मोड़ गया तो ठीक है। ये देखो तुम लोगों के द्वारा ही मोड़ा भी सही है ना? ये लेड ही है। इट कैन बी कमजोर है, मोड़ा जा सकता है। दिस इज आल्सो लेड। इसको भी देखोगे तो मोड़ा जा सकता है। लेड के सिक्के हैं। देखो मजबूत था। इन्हीं लेड के बर्तनों में रोमन साम्राज्य के लोगों ने पानी पिया था और सब मर गए, सिर्फ छूने मात्र से मर गए। इतना ही फर्क। हमें तो छुआ दिया सर आपने। इसीलिए कहा जाता है, सुनो, हमने तो रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, हाउएवर इट इज डिस्ट्रॉयड विद इन ए मंथ। ये अच्छा प्रोवर्ब है कि नहीं? एक दिन में नहीं बना, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, इसी में पानी पी देते और हैवी मेटल उनकी बॉडी में जाता गया। इसलिए ये उंगली मुंह में नहीं डालना, उंगली बाद में धो के चलिए। चलो ओके, अब देखो, सो दीज आर नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हो जाए तो आगे बढ़ा दो, हम ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे आगे वाला। कौन बोल रहा है? एक्सेप्शंस ले लिया ना? वो आगे बढ़ा दो, हम ले लेंगे। चलो ओके, नाउ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में देखो, आगे देखो। तो सर तेरे को सीधा कर देगा। इधर ना पापा तो आ
भाई घर जाकर हालत से लो हो गया, सब सिक्के आगे बढ़ा दो। लो, इसी को रांगा भी कहते हैं ना, रांगा, शीशा, जस्ता। और बनाने की सोचता तो ये जो ब्लॉक है ये एल्युमिनियम का है। दिस इज, ये किसका ब्लॉक है? एल्युमिनियम को पीछे पास कर लो, सर ये सर ठीक है। अब ये देखो सर, सर उसको मोड़ दो। गोल्ड है क्या? दिस इज कॉपर, कॉपर को पीछे पास करो। गोल्ड है क्या? मुड़ गया सर। अभी बता, इससे वो पेंसिल की वो बनते हैं। ठीक है। ये निकल पीछे पास कर दो, इससे निकल कैसा है तो देख लो, निकल का कैसा कलर है। स्ट्रिप गोल्ड पीछे पास करो। ओहो गोल्ड भी है। ठीक है। दिस इज मरकरी, मरकरी देखा है आप लोगों ने? तो मरकरी को पीछे पास करो। थर्मोमीटर में होता है। सर हाथ में लेके बताओ। हाथ में वो भी पीछे पास करिए। सर इसको हाथ में ले सकते हैं क्या मरकरी? अगर ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। ओके, नाउ क्या बोल रहे हो? अब देखो, थर्मोमीटर में होता है। देख इसमें मरकरी हिला के देख लो आप, मरकरी। मेरा सर वो पैकम पे ओके, दिस इज मैग्नीशियम। वो देखना। तो मैग्नीशियम पीछे पास करिए। इसको भी उठा के कैसा? सर ओके, नाउ ये डिफरेंट मेटल्स हैं। दिस इज रोडियम, जो कि काफी महंगा मेटल, ठीक है। सर ये रोडियम का कलर देखो, ये कहाँ लिखा है? RH इज रोडियम। रोडियम गोल्ड से बनता ओके, ये रियल सिल्वर वायर है। सिल्वर को पीछे पास करो। सिल्वर तो बस हमने देखा, दिखा रास इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो एलॉय है। ये कॉपर को पास कर दो पीछे, अपने पास नहीं रखिएगा, सबको दिखा दो फिर हम आगे ये ना इसका नकली होना मांगा। ये नियोडाइमियम है। नियोडाइमियम का मैग्नेट, समझ आया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको भी पीछे पास करिए। एंडी, नियोडाइमियम। ये रोडियम है। रोडियम पीछे पास करो। पीछे लिखा है रोडियम। दिस इज कैडमियम। सर भारी कितना है सर? ये ऐसे हिलाव डुलाव नहीं ज़्यादा, ये 7,000 का है। जरा सा गिर गया तो संभाले नहीं सकते, है ना? खेलने की चीज़ें बस अपने संभालने के लिए। सर ये क्या है सर? सर यूरेनियम कैडमियम, ऊपर पढ़ो। CD, कैडमियम। भारी बहुत है सर। मरकरी दिस इज एल्यूमिनियम। कैडमियम दिखा दो। मरकरी सर भारी बहुत है सर। मरकरी भारी है, ठीक है। दिस इज कैडमियम। कैडमियम दिखा दो। हो गया। दिस इज रोडियम।
पीछे दिखा रहा हूँ कॉपर देख लिया ठीक है चलो ये लकड़ी अब देखो मॉलिब्डेनम दिखाइए मॉलिब्डेनम ये देखो एंटी मनी इससे आंखों का सुरमा बनता है सर रेडियम कितने का पड़ा था? हाँ नहीं रखते उसको बात तो भेजा दे देना सर देखो ये मेटलॉइड है सर एंटी मनी आपको बता दो ना बसी जी आज सब टिको तो आज से एसपी लिखा है मेटलॉइड इसको अगर ऐसे पटकोगे तो टूट जाएगा ये सुरमा पानी मिलाए वाइट हो जाएगा ये तेरे पास एंटी मनी जैसे देखो इधर एसपी ये ब्रेस 2125 है एंटी मनी सोडियम सबसे महंगा मिलता है उसको हिलाओ नहीं ज्यादा उसमें तो मटेरियल निकालना बस सीधे सोडियम कितना पड़ा था? इसी में पानी में बोलो बस भाई मैं निकाल के देख ले ये ये कितने का पड़ा था? होगा 5,000 का अगर प्लेटेड है तो कम का प्योर तो नहीं है तो प्योर कहाँ चलो ये सुरमा एंटी मनी एसबी देख लिया मेटलॉइड कहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है दिस इज एंटी मनी एसबी स्टबियम इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा मेटलॉइड मेटल एंड नॉन एयरपोर्ट में ले जाना एसबी मेटलॉइड तोड़ोगे तो टूट जाएगा खेल कर यार अच्छा क्या यही है खाना मुझे देखना देख लिया मैंने तोड़ोगे तो टूट जाएगा निश्चय इसमें 2 टुकड़े ओ 2 आप है क्या एंटी मनी तोड़ोगे तो टूट जाएगा चलो जमा कर दो सब लोग आगे देखें फिर पत्थर जमा कर दे भाई यहाँ वो देखा छोटे छोटे पत्थर ओके और इधर है अरे वो आया ही नहीं हमारे पास अभी तक हमने मेटल का फेमिलराइजेशन किया है आपको नॉन मेटल 5 तरीके की अंकुर अंकुर तो लाओ लाओ दे दो इसमें वो लाओ। तो देख ली ना अभी तो देख ली हमने नहीं देखी देखे ले मुंह पीला होता है सर पकड़ रहा है चलो मॉलिब्डेनम सब हो गया जमा करो लाइन एक एल्युमिनियम एक कॉपर मॉलिब्डेनम की तार ये मॉलिब्डेनम है तार है तार है ओके अब आगे देखो पे अटेंशन छोड़ दो उसको हाथ धो लेना ठीक है हाथ अच्छे से धो लेना यहाँ पे भी ऐसा लगा है
नॉन मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? नॉन मेटल्स आर, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब है? दीज आर भंगुर। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है इफ हैमर्ड ब्रेक इनटू पीसेस, भंगुर। सिवाय डायमंड के। इफ हैमर्ड, वो भी टूट जाएगा, ब्रेक इनटू पीसेस, नॉन मेलिएबल। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल होगा, ठीक है। नॉन लस्ट्रस, इनमें लश्चर भी नहीं होती। ऐसा किस लिए बता रहा हूं? जरा चेक करो कि आपको मालूम है कार्बन या कोयला नॉन मेटल है। कार्बन में 6 की वैलेंसी होती है, तो क्या ये 2 4 है? अब ये अपना ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा? तो इसमें ये जो C है, इसके चारों तरफ क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस C के चारों तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इस C के चारों तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस C के चारों तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कोयले का नेटवर्क देखें तो सारे C हैं, 4 इलेक्ट्रॉन न दिए जा सकते न लिए जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा? इन सबसे कहेगा भाई हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग का मतलब समझते हो? कि हम अपना भी और तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रखें, और हम भी उसे अपना माने, तुम भी उसे अपना मानो। इससे भी ये कुछ टाई अप करेगा, कहेगा हम दोनों बीच में रखेंगे। लेट अस कंसीडर both as mine also and both as yours also, and here also the same thing happens। तो इसने चारों तरफ से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। टेट्रावेलेंट कार्बन कैसा है? एक मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट और टेट्रावेलेंट। तो ये इन चारों को अब अपना मानने लगेगा। लेकिन ये भी क्या करेगा बताओ? ये भी अपना मानेगा, लेकिन ये वैसा ही काम इसके साथ भी करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? और इसके लिए भी ऐसा ही करेगा, और यहाँ भी रखेगा। इसने इसको भी 4 मान, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 4 खुद के थे, 4 दूसरों से बोले कि क्या तुम्हारा हम 4 अपना मान लें। इसने भी अपना तो इसको लेने दिया, लेकिन इसका भी ले लिया ना। यही तो कोवेलेंसी है, बोथ आर शेयरिंग इक्वल। इसने क्या किया? चेक करो, ये भी यही काम करेगा। तो अब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा कहने का मतलब जैसे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 लोगों से अलग अलग बॉन्डिंग कर लेगा। अगर मान लो 4 हाइड्रोजन होते तो मीथेन बन जाता। सीधी बात है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 हाइड्रोजन आते तो क्या करता बताओ? हाइड्रोजन होते तो ये हाइड्रोजन से कहता कि क्या मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपना मान सकता हूँ? तो वो बोलेगा हाइड्रोजन ठीक है मान लो, लेकिन मैं भी तुम्हारा अपना मानूंगा। ये शेयरिंग होती है। क्या होगा? यस, आई विल कंसीडर। जैसे मैंने शुरू वाले में नहीं कहा था, ओवरलैपिंग हो जाती है, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। योर्स इज माइन एंड माइंस इज योर्स। तो ऐसी स्थिति में इस हाइड्रोजन ने भी इसको अपना मान लिया, इसको अपना मान लिया। तो क्या इनका डुप्लेट पूरा हुआ और उसका क्या पूरा हुआ? ऑक्टेट। तो ये अगर ऐसा कर ले, अगर ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा हो गया, तो अब इनकी सबकी क्या बैलेंसी पूरी हो गई। ये अब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, अब हवा में घूमने सैर करने निकल पड़ी। जब ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो ये अब एक कैसा मॉलिक्यूल है बताइए? इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 5 की। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, एटॉमिसिटी 2 होती है, 3 होती है। ये पेंटा एटॉमिक है, कैसा मॉलिक्यूल है? अब मीथेन हवा में घूमता रहेगा। अब मीथेन CNG बोला गया और ऑटो में डाला गया। बोलो बात समझ आ गई? लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता। डायमंड में एक कार्बन आसपास के 4 कार्बन से एक साझा करता है। वे भी अपने से चारों तरफ से 4 से साझा करते हैं। और जो पूरा डायमंड है वो जायंट मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा वो एक मॉलिक्यूल समझो। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि हर एक को अगले 4 से करना, वो भी अगले 4 से करेगा, वो भी अगले 4 से करेगा। तो क्या जो अंत में बचेंगे उनकी तो कभी भी वैलेंसी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है कि नहीं? रेसिडुअल वैलेंसी वो चाहे ऑक्सीजन से करें, बाद में तो ऑक्सीजन ही है, जिसकी बच जाए वो ऑक्सीजन से करें। सही है? तो इस तरीके से डायमंड एंटायरली इज ए मॉलिक्यूल। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है
कि अगर तुमने इसके ऊपर हैमरिंग कर दी, फोड़ दिया, तो क्या यहाँ फ्री मॉलिक्यूल है? जैसे मैंने सोडियम में बताया था कि एक Na+ बाहर जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर ले आए थे कि अरे तुम प्लस हो मैं माइनस हूँ, तो वो उसको अट्रैक्ट करके अंदर ले आए थे, नहीं जाने नहीं दिया था ना। यहाँ कुछ है, इज देयर एनी फ्री इलेक्ट्रॉन? तो ऐसी स्थिति में जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तोड़ोगे तो टूट जाएगा। इनमें मैलिएबिलिटी भी कहाँ से होगी? तोड़ोगे तो कौन उसको वापस लाएगा? देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें कोई धात्विक चमक या लश्चर भी नहीं होगा, क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड एंड नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू गो टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट और एक्साइटेड स्टेट। क्या ऊंची स्टेट में जा पाएगा? इफ इट इज नॉट गोइंग देन इट विल आल्सो नॉट रिटर्न। यदि लौटेगा नहीं तो क्या फोटोन निकालेगा? और फोटोन नहीं निकलेगा तो चमक कहाँ से आएगी? तो इनमें लश्चर भी नहीं होता। क्या तुम कार्बन के तार बना लोगे? नॉन डक्टाइल, नॉन वेरिएबल, नॉन लश्चरस, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए था। तुम कितना भी इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा लो, 5000 10,000 वोल्ट, कुछ नहीं होगा। कुछ हो सकता है क्या? लकड़ी की पेंसिल इसमें डाल दो, बीच में ग्रेफाइट ना हो, पकड़ लीजिए, तो उससे कंडक्ट तो नहीं होती ना लकड़ी की इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें ब्रिटिल है, टूट जाएगा तो भंगुर है, और नॉन लश्चरस, नॉन मेलिएबल, नॉन सोनोरस, गुंजन भी नहीं पैदा करते। मोस्टली कलर्ड, ज्यादातर कैसे होते हैं? मोस्टली कलर्ड का तो ऐसा मामला, सल्फर का क्या कलर है? येलो। कार्बन का क्या कलर है बताओ? ब्लैक। ब्रोमीन का क्या कलर है? रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन हो जाएगा। इसी तरीके से फास्फोरस, ठीक है। These are, और भी तुम देखना चाहो तो वहाँ सल्फर दिख गया, फास्फोरस दिख गया, बाकी और क्या है? सेलेनियम, सेलेनियम अभी हम दिखा देंगे आपको, हमारे पास रखा है। ब्रोमीन और ये सब दिख गया। आयोडीन दिखा देंगे, पर्पल कलर। आयोडीन का कैसा कलर है? पर्पल। It is, these are the different colors. Okay. अब देखो, ये गंधक है, दिस इज सल्फर। सल्फर का क्या कलर लिखा है? येलो। ये प्याज में पाया जाएगा, लहसुन में पाया जाएगा, या जिसमें बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तो ये वो सल्फर। और इसी से SO3 बनाया जाएगा, और SO3 में पानी डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ऑक्सीडाइज करो, इसको जलाओ, SO3 बनेगा। सिर्फ एक स्पेटुला में लेके जलाओ और उसमें पानी डाल दो, तेजा। अब ये देखो, दैट इज कार्बन। कार्बन तो सबको मालूम है ब्लैक कलर का ही होगा। ये हमने कोयला भी दिखाया आप लोगों को, तो ये ब्लैक कलर का कार्बन है, कोयला हो गया। अब ये देखिए आयोडीन, देखो आयोडीन कैसा है, सब्लिमेट कर जाता है। तो ये पर्पल कलर का है, जितनी बार खोलते हैं कम होते होते यहाँ तक पहुँच गया है, बिकॉज ये सब्लिमेट होता है ना। खोलने पर अभी हाथ में रखे रखे ही उड़ता चला जाएगा। देखो तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस में हो जाएगा। अगर इसी को थोड़ा बहुत मुंह में भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हमारे किसको वो करता है एक्टिवेट, कौन से? दैट इज थायरॉक्सिन को। इसी के सब गार्गल बनते हैं, ठीक है। चलो तो ये दिखाते हैं आपको। ये देखो हमारे हाथ में रखे रखे ही सब्लिमेट हो रहा है। कलर देख रहे हो पीछे, कलर चेंज होने लगा ना हाथ का। तो ये रहा सर, ये देखो कलर हाथ का चेंज हो रहा है, तो पीछे हीट से ये सब्लिमेट होने लग गया कि नहीं? पर्पल कलर है, पीछे हाथ का कलर देखो। ठीक है, तो ये सब्लिमेट हो रहा है। नहीं ये तो ठीक ही है। इसका तो खा भी हाथ के धोने का तो बस इतना ही, ये वैस निकल जाए।
फिर उसको रहे या ना रहे, ये बैच पास है। पीछे दिख रहा है कलर, आयोडीन के वेपर आपको दिख रहा है पीछे हाथ में अपने वेपर छोड़ रहा है। तो okay, now आयोडीन वेपर्स। हंसो नहीं, बात पे हंस क्यों रही हो? दिखाया जा रहा है उसको, देखो ये This देखो। is iodine. अगर To इसको गर्म demonstrate the करेंगे तो ऐसा हो sublimation of iodine is put into a beaker and heated up. As I turn on the heat, you can see it progressively getting more ऐसे purple. निकलेगी A इसमें flask से with पर्पल cold water कलर की in it वेपर, was जरा सा put on भी the हीट beaker दे दे ये to बिल्कुल ऐसे ही crystallize the धुआं iodine. After 30 minutes is Okay. complete. The experiment produced a beautiful forest of iodine crystals. Nice. This is इतनी बात समझ में आ गई, करके दिखाने की तो जरूरत नहीं। और हमारे पास सब कुछ देख लिया। माचिस को आप लोगों ने देखा है फास्फोरस कैसे कलर का होता है, ये माचिस का चूरा है जो उसके हेड पर होता है। तो ये दिस इज फास्फोरस। कई कई जगह इसको बम बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये देखो फास्फोरस, इसकी स्मेल माचिस की है। रेड कलर का है, लिखा है फास्फोरस है, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस है। माचिस की है, रेड कलर है। तो दिस इज नॉन मेटल। अभी तक हमने आपको सल्फर दिखा दिया, कार्बन दिखा दिया, आयोडीन दिखा दिया, और ये क्या है? दिस इज रेड फास्फोरस जो माचिस का हेड होता है। ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, तीन इसके कलर। एलोट्रोप्स है, ब्लैक, रेड, पिक्सल, तीन। अब ये चलता है कार्बन एंड रेड है ना, रेड देखो माचिस का चूड़ा है ना, रेड फास्फोरस की बात नहीं है। अब देखो सारी चीज आप लोगों ने देख ली। और ब्रोमीन का कलर कैसा होगा? ब्रोमीन ये है, दिस इज ब्रोमीन। लो मेल्टिंग डिवाइस है, अभी इसी में ऊपर चढ़ जाएगा। हाथ से पकड़ने से बॉईल करने लगता है कि नहीं? दिखाया। चलो नाउ, तो इसमें हमने क्या देख लिया बताइए? इट इज मल्टी कलर्ड। मल्टी कलर्ड है, और कैसा है? These are मोस्टली कलर्ड हैं। जनरली ये क्या होते हैं बताओ? अच्छा, जो 20 हैं, 20 में से कितनी गैस हैं? रेड रेड काउंट करो जरा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैस है। ऐसा और हाइड्रोजन भी काउंट कर लिया 11। तो 20 में से तो 11 गैस ही हो गई। और लिक्विड कितना है? एक लिक्विड है। अब सॉलिड कितना है? तो दैट इज मोस्टली गैसेस। 11 तो गैसेस हो गई। ब्रोमीन क्या हो गया? लिक्विड। और बाकी 8 क्या हो गया? सॉलिड हो गया। सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट, जो गैस बन गया है, इसका क्या मतलब है मेटल में? लो मेल्टिंग होती है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो डेंसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दिव्या, ये जो लकड़ी है मेटल है कि नॉन मेटल? दोनों में रहता है, क्योंकि ऐसे हमें देखना है कि वो एलिमेंटल है कि नहीं। ऐसे किसी को भी नहीं लिखना है ना कि मेटल है नॉन मेटल। जैसे लोग नॉन मेटल का उदाहरण देते हैं रबर, ऐसे नहीं लिखना है कुछ। इन्हीं में से होना चाहिए जो नॉन मेटल। सल्फर लिखो या कुछ भी लिखो, ऐसे नहीं लिखेगा ना, क्योंकि हमारे पास मेटल जो है कंपाउंड, उसमें दैट इज़ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड भी आता है, तो हमें सिर्फ एलिमेंट 118 में ढूंढना है मेटल में, ऐसे किसी को भी नहीं लिख देना। नहीं, चलो अब देखिए ये सारी चीज हो गई। लो डेंसिटी, नॉन सोनोरस हो गया, डिफरेंट कलर्स हो गया। अब इसके बाद नॉन लश्रस भी हो गया, इसके भी कुछ अपवाद होंगे, तो एक्सेप्शंस लिखो कि एक्सेप्शंस में क्या है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड कैसा है? जबकि हमने लिखा ये सॉफ्ट होते हैं, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दूसरी चीज, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट ही है। तो ग्रेफाइट कैसा है? ये ग्रेफाइट की पेंसिल देखो, ये सब किसकी बनी है? These are made of graphite। इसको बस थोड़ा सा भी बेंड नहीं करना। ये है पेंसिल, आप इसे लिख के देख सकते हो। ये सब ग्रेफाइट, पूरी ग्रेफाइट है, कहीं से भी लिखो ये आर्टिस्ट पेंसिल है। तो ये दिस इज मेड ऑफ, किसकी बनी बोलो? ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ये पूरी पेंसिल ही ग्रेफाइट, इसमें लकड़ी कहीं नहीं है, इसको छीलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें डाल दूं तो इससे हाथ में करंट आ जाए। ये देखो, दिस इज कार्बन ओनली। ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, डायमंड बोले तो कार्बन, ओके। तो इट इज कंप्लीट कार्बन, लेकिन इसका कुछ स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, तो इट इज गुड कंडक्टर। इससे इलेक्ट्रोड बना दिए जाते हैं और इसमें गैसेस इकट्ठी की जाती है। इस पे तुम लगा दो, गैस इस पे कलेक्ट हो सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? ऐसे इधर उधर नहीं रखना, दे देना। चलो दूसरी चीज क्या बताई बोलो? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन ही है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ लव। इट इज गुड कंडक्टर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसको किसमें यूज किया जा सकता है? सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। इसको किसमें यूज करेंगे? तीसरी चीज देखो, अभी तुमको आयोडीन दिखाया, क्या उसमें चमक थी? तो आयोडीन इज लश्रस। आयोडीन इज लश्रस। अगला देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनके मेल्टिंग पॉइंट देख लो। तो डायमंड का 3550 है और ग्रेफाइट का 3650। बहुत डायमंड एंड 3650 डिग्री सेल्सियस कितना है? दोनों का देख लो। तो इसका मतलब ये बहुत हाई मेल्टिंग के हैं। चेक करो, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखा है? पढ़ो, 3550। और ग्रेफाइट का क्या है? एंड ग्रेफाइट 3650 है क्या? मेल्टिंग पॉइंट 3650, वेरी हाई। दीज आर द हाईएस्ट मेल्टिंग, मोर देन मेटल। मेटल तो 2000 तक जाता है, ये पहुंच गए 3000। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये सारी बात होगी, पेंसिल दे दीजिए। और उधर भी
हाँ? पूरा ही ग्रेफाइट है, ये पूरी पूरी ग्रेफाइट है। पेंट कर हाँ? चलाई बाहर पेंट कर दो। अब देखो चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सेप्शंस। ओके, आगे बढ़ने से पहले राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड देयर एक्सेप्शंस, इतना लिखो। राइट फिजिकल properties of metal and non-metal and their write symbols of 10 metals and 10 non-metals. उधर देखना नहीं है, जब लिखते समय देखना, अपने मन से लिखना है, क्योंकि बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ रहे हो। 10 तो हम ही नहीं दिखा दिए इतनी देर में। सिंबल्स ऑफ 10 मेटल्स एंड 10 नॉन, इनकी प्रॉपर्टीज लिखो, इनके अपवाद लिखो, और 10 मेटल और नॉन मेटल। चलिए, ये रेडियम है, ये रात को चमकता है, लाइट ऑफ करने का। लाइट ऑफ करने के लिए। ये मैग्नीज है, मैग्नीज ब्लैक कलर का हो, कैसा होगा? बिस्मथ है, सब अलग अलग है, चीजें आपको दिखाएंगे। टिन, टिन भी बहुत चमकदार है, टिन देख लो। सिंबल लिख दो। ये देखो, ये टिन है, ये जो हम लोग कैन में जिसमें कोक पीते हैं ना, वो इसी से बना। दिस इज टिन में, ये देखिए, चलो सोडियम का 97 या 98 लिख देना, और 67 उसका लिख देना। ये लो, now let us come to chemical properties of metal. Properties of metal, थोड़ी रोशनी करो, अगर उसमें अंधेरा है। Chemical properties of metal. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखो। पहली चीज कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल को अगर हवा में छोड़ दोगे तो सब में कोरोजन लग जाएगा, सब रिएक्ट कर जाता है। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और इस वजह से वो अपना लश्कर खो देते हैं, क्योंकि जो बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, तो ना वो हायर ऑर्बिट में जाएंगे, ना गिरेंगे, ना तुम्हें चमक आएगी। थोड़े दिन बाद मेटल की चमक कहाँ चली जाती है? क्योंकि आप उनके फ्री इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है, वही कोरोजन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बताओ? मेटल इफ एक्सपोज्ड इनटू एटमॉस्फेरिक कंडीशन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वे ऑक्साइड बना लेते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसा कमाल का एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज सच एलिमेंट जो पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है, ऐसा कमाल।
it can make bond with 117 elements. अगर नॉवेल गैसेस को छोड़ दिया जाए तो नॉवेल गैसेस तो किसी से रिएक्ट नहीं करती ना, तो समझा, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद। जरा देखो तो, अगर तुम सोडियम को हवा में छोड़ दो, मैंने अभी सोडियम लिया था और काट दिया था, क्या उतनी देर में जितनी देर में दिखाया इसने रिएक्ट कर लिया? और करने के बाद इसने क्या बना लिया बोलो? तो ये 4 लिख लिया, ये 2 हो गया। अगर तुम फुलझड़ी, दीपावली की फुलझड़ी जो कि मैग्नीशियम होती है, वैसे भी काला पड़ जाता है, अब पहले ही चैप्टर के पहले पेज में ये लिखी गई है, अगर ये O2 से रिएक्ट कर जाए तो क्या बना देगी? ऐसे कुछ भी मेटल तुम छोड़ दो, जिंक ले लो, O2 से रिएक्ट करने पर क्या बना देगी? कैल्शियम, कैल्शियम भी देखते ही देखते रिएक्ट कर जाता है, ये इतना रिएक्टिव, तो कैल्शियम क्या बना देगी सोनाक्षी? बताओ, फार्मूला बताओ। नैतिक CO, क्योंकि दोनों बाई वैलेंट है ना, CO, CA भी 2 की वैलेंसी और ये 2 माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ले लिया, सब ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑल मेटल if exposed to atmospheric condition readily reacts with oxygen to form their oxide. ये करते क्या है? They react with oxygen and form oxide and form। ये देखो, जब तुम एल्यूमिनियम का बर्तन लाते हो तो क्या बहुत चमकता है, बहुत शाइनिंग है, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है, उसका लश्चर डल हो जाता है ना। O2 से रिएक्ट करके अमन ये क्या बना देगा? Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं। ये देखिए, सही है। एल्यूमिनियम, समझे इस बात को? एल्यूमिनियम का 1800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। चेक करो कितना है, लिखा है, देख के बताओ। ये तो कितना दिया है, चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना? 660, इतना ही है बस, ठीक है। अभी देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम 660, बहुत थोड़ा है। According to ThyssenKrupp Materials, element एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है? 660, सही है। ये चेक करो, ये एल्यूमिनियम का बर्तन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 660 डिग्री सेल्सियस। इसकी इनकैंडिसेंसी कितनी है बोलो? जो तुम्हारा गैस का बर्नर है उसमें कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 3000। और तुमने इसमें दाल रख दिया, ये बर्तन रख दिया, तो बोलो दाल इसको पिघला के नीचे क्यों नहीं गिर गई भाई? जब 3000 डिग्री, ऐसे भी बर्तन रख दो एल्यूमिनियम का तो नहीं होता, क्योंकि इससे जो एल्यूमिना बन रहा है वो इतना प्रोटेक्टिव है कि इसका 3000 डिग्री सेल्सियस है, इस वजह से तुम्हारा एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं पिघला। बोलो बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द एल्यूमिनियम वेसल्स केप्ट ऑन गैस बर्नर डू नॉट मेल्ट। बोलो क्यों नहीं मेल्ट होते? बिकॉज दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ Al2O3 which is chemically inert। एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव है, लेकिन इसके ऊपर की जो लेयर है वो केमिकली इनर्ट है एंड ही इज हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका 3000 हो जाता है। इसको एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस, विच मेक्स इट वर्दी टू बी यूज्ड एज ए वेसल, जो इसे वेसल के तौर पर यूज करते हैं। और इसका कितना बताया था? ठीक है कि नहीं? अब देखो, कोई भी अगर है, अगर कॉपर को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए या आप इसको बटलोई को, कॉपर के बर्तन को गैस के बर्नर पर चढ़ा दोगे तो क्या बनेगा और उसका कलर क्या होगा? रिया दैट इज CuO, अच्छा बताया। एंड इट्स कलर विल चेंज इनटू ब्लैक, ऐसा बुक में लिखा भी है। देखो कि मेटल रिएक्ट्स पहली ही रिएक्शन दी है, तो व्हेन कॉपर इज
रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो क्या इसे ब्लैक ऑक्साइड बोल दिया गया है? तो कॉपर रिएक्ट्स विद, देखो कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CuO, तो इसे कॉपर 2 ऑक्साइड कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि कॉपर की भी वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो ये आपस में बनाएंगे 1:1 के रेशो में, तो CuO बना देंगे कॉपर 2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी 2 देने की वैलेंसी है और इसकी 2 लेने की वैलेंसी। ओके, Mg ने भी यही किया था। Mg का देखो, Mg और O, Mg का 12 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 8। जरा इनके कॉन्फ़िगरेशन को तो देखो, और इसका कितना है बोलो? 2,6। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर मैं Mg का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाना। तो इसमें क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, 3 4 5 6, तो इसको 2 की कमी है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। अगर ये इसको दे देगा तो क्या इस पे 2+ आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन तो कम हुए नहीं, इसको 2 एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन इस पर 2- आ गया। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये कैटायन है और ये क्या है, और इस तरीके से MgO बन जाएगा। जो तुम्हारा मैग्नीशियम का वायर है या रिबन है, सब काला पड़ गया, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। या पिछले साल की दीपावली की फुलझड़ी भी खराब हो चुकी है, क्योंकि अगले साल नहीं जलेगी वो। अब क्या हो गया, उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली जो कि MgO है। तो इनके बीच क्या बॉन्ड बन गया बोलो, MgO। ये चीज बन गई, बोलो बात समझ आ गई? मेरा कहने का मतलब है मेटल्स आर दोज, जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मेटल्स आर दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर दोज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म बॉन्ड्स, दोज बॉन्ड्स which are formed by transfer of electrons are known as ionic bond। इसे क्या कहेंगे, क्योंकि इसने इस ट्रांसफर ने इनको आयंस बना दिया, और अब यही आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग्स के थ्रू जुड़े। सो दोज बॉन्ड्स, दोज केमिकल बॉन्ड्स which results in formation of ions, जिस केमिकल बॉन्ड ने क्या किया बताओ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दिया ना, तो which result in formation of ions are known as ionic bond। The other name of ionic bond is electrovalent। इसी को चाहे आयनिक बॉन्ड बोल दो या फिर क्या बोल दो, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 283, और इसका कितना होता है, 2 तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एल्यूमिनियम के पास कितने बोलो, और इस ऑक्सीजन के पास, और ये 3 ऑक्सीजन है। अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो कितने ऑक्सीजन को बुलाएगा, कहेगा मेरे पास है, तुम तीनों को 2-2 चाहिए, 3 लोग आ जाओ, 2-2 ले लो। अच्छा कैसे देगा बताओ, कहेगा 2 तुम लोग ले लो। ये क्या बोलेगा, अच्छा 2 तुम ले लो और हम दोनों मिल के दे रहे हैं, ये 2 तुम लो, ये 2 तुम लो। सही है कि नहीं? तो अब क्या हुआ बताओ, ये जो Al है ये भी 3+ बन गया, दूसरा Al भी क्या बन गया, 3+, और O 2-O उन्होंने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और O 2-, तो अब ये क्या बन गया बोलो, Al2O3। सही है? कभी भी तुमको करना, यहीं पे देख लो, अगर Al है और तुमको पता है ये 3+ का है, और O कितना होता है बोलो, 2-, 2 लेता है कि नहीं, तो ये जो चीज है ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, तो दैट इज यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3। मेरा कहने का मतलब है टोटल मल्टीप्लाई करो, 2 Al मिलके क्या 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, और 3 ऑक्सीजन के पास मिलके क्या 6 निगेटिव चार्ज हैं। वॉट एवर कंपाउंड इज फॉर्म्ड इट इज न्यूट्रल। ये कैसा होगा बोलो, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही तो निगेटिव होगा, कि कंपाउंड में कोई नेट चार्ज भी होगा, नहीं होगा ना, नहीं तो स्टेबल कैसे रहेगा नेट चार्ज।
तो इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, वही तो इंटरचेंजिंग पॉलिसी है। सही है। तो अब जरा देखो Al2O3 को क्या हमने यहाँ पर बैलेंस किया है? नहीं किया है। तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो, तो कितना हो जाएगा? तो हुआ बैलेंस 6 हो गया। तो और यहाँ 2 लिख दो, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब सही है। तो Al2O3 दिस इज इट इज ब्लैक इन कलर। अगला देखिए कि अब बारी आती है। मेटल फॉर्म्स, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो तुमको पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है। बोलो ऑक्साइड कितने तरीके के होते हैं? यही लिखा है अगली लाइन में। बताओ, आप बताओ गीत साहब। दिव्या, 4 तरीके के कौन कौन से? 4 हो गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 तरीके के ऑक्साइड हैं। कुछ ऐसे होंगे बेसिक ऑक्साइड, कुछ एसिडिक ऑक्साइड, कुछ न्यूट्रल और कुछ एम्फोटेरिक। तो इसमें ऑक्साइड तो सबने बना लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये देखो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रिएक्ट्स with O2 to form oxide। अब आगे देखो, हमने आपको सुबह नीमोनिक्स क्या बताई थी कि लीबे बकनॉफ और नीना मग आलसी पीएस कलर के का, इतना तो याद कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जरा इनकी बात करो। ली बे बकनॉफ, इससे ज्यादा नहीं करना, बस ये लीबे बकनॉफ है। ये सेकंड ग्रुप है, हमें पता नहीं था। लीबे बकनॉफ दूसरे में आएगा। और नीना मग आलसी पीएस कलर, ये 2 पीरियड। और ये कौन सा पीरियड? और हाँ, ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट में। ये फर्स्ट है, तो मुझे सेकंड और थर्ड ये पूरे चैप्टर में चलेगा। अभी लीबे बकनॉफ लिखा है। अच्छा बताओ, लिथियम, ये सही, सब में ऑक्सीजन जोड़ दो तुम। लिथियम में जरा ऑक्सीजन जोड़ो तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? फार्मूला बताइए। LiO। तुम डिले कर रहे हो, आप बोलो बेटा। Li2O। क्यों ऐसा? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है, ध्यान दो उधर, वो मोनोवेलेंट है। उस पर चार्ज लिखा है कि नहीं 1+, वो आपके ही मदद के लिए लिखा हुआ। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 2+ लिखा है, वो 2 देते हैं। अभी हमने आपको मैग्नीशियम ही करके दिखा दिया, 2 दे रहा था कि नहीं, 281। और फर्स्ट वाले 1 देंगे। सोडियम का तुमको पता है 281 होता है, ठीक है? तो ये 1 देगा, ये 2 देगा। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऑक्सीजन तो कहेगा मुझे 2 चाहिए, तो हे लिथियम तुम 2 आ जाओ और मुझे 1 दे दो। तो 2 लिथियम मिलके 1 ऑक्सीजन को संतुष्ट कर पाएंगे, तो Li2O बनेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ Be से क्या बनेगा? अमन, BeO, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है और ये बाईवैलेंट है। 2 देगा, ऑक्सीजन 2 ले लेगा, ठीक है? तो फिर अब ये जो तीसरा है बोरॉन, जो 13th ग्रुप में पड़ता है, उसके बाद सीधा 13th ग्रुप में चलेगा। तो ये क्या करेगा? बोरॉन के बारे में सोचो, ये 3 देगा क्योंकि ये 5 का है ना। देखो 3, अब इसी से तुम इसकी वैलेंसी बना लो। 3 से तुम कैसे बनाते हो बताओ? 2 1, इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे? इसको कैसे बनाओगे बोलो? और इसको कैसे? और ये 2 7, बोलो सही है? अब ये जितने हैं ये ट्राईवैलेंट है, तो चंद्रशेखर इसकी वैलेंसी बताओ। आप बताओ मन, ये कैसा है? मोनोवैलेंट। ये 1 लेगा, इसकी लेने की है लेकिन मोनोवैलेंट ही बोलेंगे। 1 लेगा ना ऑक्टेट पूरा करने के। ये कितना है? बाईवैलेंट। ये कितना है? ये बाईवैलेंट देने का है, वो बाईवैलेंट। ये कैसा है? ट्राईवैलेंट लेने का है, और ये ट्राईवैलेंट, और ये कोवैलेंट। ये टेट्रावैलेंट ना 4 कभी ना लिए ना दिए जाते हैं। 4 में सिर्फ साझेदारी होती है, जैसे मैंने अभी कार्बन का दिखाया था थोड़ी देर पहले। 4 में साझेदारी होती, 4 लिए दिए नहीं जाते, सही है?
तो अब जरा देखो, मान लो ये एक देता है, तो रिया हम फिर तुमसे पूछते हैं, बताओ अगर ये एक देता है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? Li2 नहीं बनाएगा? बनाएगा तो एक अगला बताओ, इसको क्या लिखें? सबके ऑक्साइड के फार्मूले बताओ। BeO, इसका बताओ। तुम तो जानते हो, अच्छा जानते हो, सही है, बहुत अच्छा बता दिया। अब ये CO2, सही है। लेकिन ये जो है कार्बन, ये किसी को लेगा देगा नहीं। ऑक्सीजन इसके पास आ गया और ऑक्सीजन इससे क्या कह रहा है बताओ, कि क्या हमको तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे? कह रहा 4 ही तो है, हम खुद ही चक्कर में है कि मेरे 8 पूरे हो जाए, तो दे पाएगा? इसने कहा साझेदारी कर लो, तुम मेरे 2 को अपना मानो और हम तुम्हारे 2 को अपना माने, हमारा भी ऑक्टेट पूरा, तुम्हारा भी पूरा, सही है। और ये शेयरिंग हो गई, क्योंकि दिया लिया नहीं गया है, 4 लिए दिए नहीं जा सकते। बोल रहे हम भी तुम्हारा अपना माने, चारों बीच में रख लो। अब CO2 बन गए, अब इनका पूरा एंटिटी पूरी हो गई, सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, बना के उड़ गए। मॉलिक्यूल बना नहीं कि हवा में उड़े, बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके तो CO2 हो गया, इसमें हमने दिखाई कोवेलेंसी, बाकी सब में ये तुमको बात समझ आ गई? यहाँ पर जरा सोचो क्या बनता होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब जो भी होगा 5 ये तो N2O3 बनेगा, O है, O को तो खैर O2 लिख लो या O3 भी बनता है, उससे कोई ज़्यादा नहीं। ऑक्सीजन का खुद से कोई लेना देना नहीं, डैश भी लगा सकते। और F का एक का है, उसको भी अगले में देखेंगे, बात समझ आ गई? अब अगली क्लास में इसको और आगे बढ़ेंगे।